अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीसियोफल्विन के बारे में। ग्रीसियोफल्विन एक एंटी फंगल एजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखी है कि ग्रीसियोफल्विन इज़ एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट का क्या मतलब है कि ग्रीसियोफल्विन की ड्रग को हम फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको एंटी फंगल एजेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड पे हम कहते हैं कि दिस ग्रीसियोफल्विन शोज़ अ फंजीस्टैटिक एक्शन। फंजीस्टैटिक एक्शन का क्या मतलब है? फंजीस्टैटिक एक्शन का मतलब है कि ग्रीसियोफल्विन की जो ड्रग है ये फंगस सेल को किल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। ये जस्ट उसकी सेल डिवीजन को स्टॉप कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं करती। इसीलिए हम उसको फंजीस्टैटिक ड्रग कंसिडर करते हैं जो कि फंजीस्टैटिक एक्शन शो करती हैं। इसी वजह से हम इसको फंजीस्टैटिक एक्शन कहते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड इज़ कि इसको हम ग्रीसियोफल्विन को हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, कहाँ से हम इसको ऑब्टेंड करते हैं? तो पेनिसिलियम स्पीशीज़ से हम ग्रीसियोफल्विन ड्रग को आइसोलेट करते हैं और ऑब्टेंड करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि ग्रीसियोफल्विन की जो ड्रग है, ग्रीसियोफल्विन ड्रग असल में किस तरह एक्ट करती हैं? ये फंजीस्टैटिक एक्शन तो शो करती हैं, लेकिन किस तरीके से ये एक्ट करती है फंगस सेल के ऊपर और अपनी एक्शन किस तरह शो करती हैं? तो इसके लिए मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के लिए आपने एक सेंटेंस याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो एट द एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सारी लेक्चर से। ग्रीसियोफल्विन डिसरप्ट द माइटोटिक स्पेंडल एंड स्टॉप फंगल सेल डिवीजन। ग्रीसियोफल्विन की जो ड्रग है ये माइटोटिक स्पेंडल्स या आप कह सकते हैं माइक्रोटिब्यूल्स के साथ ये बाइंड होते हैं। माइटोटिक स्पेंडल या माइक्रोटिब्यूल को ये डिसरप्ट करते हैं और ये माइक्रोटिब्यूल्स कहाँ पे होते हैं? फंगल सेल के अंदर। जब फंगल सेल की सेल डिवीजन होती है उसी टाइम पे फंगल माइटोटिक स्पेंडल्स जो हैं अराइज होते हैं सेल से। यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी आपने ये याद रखना है कि ये क्या करते हैं? डिसरप्ट करते हैं या इनहेबिट करते हैं माइटोटिक स्पेंडल्स को, माइक्रोटिब्यूल्स को। तो इसी तरीके से ये अपनी एक्शन शो करती हैं। यहाँ पे पहले मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की ये स्केच को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो माइटोटिक स्पेंडल की मैं बात कर रहा हूँ ये असल प्रोसेस है क्या, ताकि आपको पैर से रिवाइंड हो कि माइटोसिस असल में है क्या। माइटोसिस को पहले डिस्कस कर। सेल डिवीजन में एक प्रोसेस होती है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि सिंगल सेल न्यूक्लियस की डिवीजन होती है दो न्यूक्लियाई में, और दोनों न्यूक्लियाई के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उसके अंदर सेम नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोसिस में फिर कई सारे स्टेजेस और स्टेप्स और प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटरपेज, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टीलोपेज और साइटोकाइनेसिस। ये माइटोसिस की प्रोसेस की जितने भी स्टेप्स हैं तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अब ये तो माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स को डिसरप्ट करते हैं ग्रीसियोफल्विन की ड्रग, लेकिन इनमें से कौन सी स्टेज के ऊपर ये एक्ट करती हैं? तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नेगेटिव का साइन लिखा है कि ये माइटोसिस में मेटापेज स्टेज पे एक्ट करती हैं ये ग्रीसियोफल्विन की ड्रग, और मेटापेज स्टेज में ही माइक्रोटिब्यूल्स और स्पेंडल फाइबर्स को ये डिसरप्ट करती हैं। तो इसी तरीके से ये काम करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस राउंडिश स्ट्रक्चर वी कॉल्ड सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल है और अपोजिट साइड्स पे ये भी आप देख सकते हैं सेंट्रियोल। ये मेटापेज की थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। ये फाइबर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये माइक्रोटिब्यूल्स हैं, स्पेंडल फाइबर्स। इनके बीच में आप देख रहे हैं क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम, बिल्कुल मिडल में मौजूद होती हैं। इस मिडल पोर्शन को जहाँ पे क्रोमोसोम मेटापेज के स्टेज के ऊपर जब क्रोमोसोम बिल्कुल दरमियान में अलाइन होते हैं, एक ही लाइन में अलाइन होते हैं, तो उस साइड को, उस स्पेस को हम कहते हैं, ये एरिया जो होती है जहाँ पे क्रोमोसोम मिडल में अलाइन होते हैं, इसको हम मेटापेज प्लेट कहते हैं। मेटापेज प्लेट और ये क्रोमोसोम है। इनसे जो ये स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है सेंट्रियोल से, तो इसको हम कहते हैं एस्टर्स। हमारा काम अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इन थ्रेड्स के साथ, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पेंडल फाइबर्स के साथ। इस स्टेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
एक क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो इनकी जो ये दोनों हैं, ये दोनों, ये और ये दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या? सिस्टर क्रोमेटिड। अब मेटापेज में क्या होता है? मेटापेज में इन सिस्टर क्रोमेटिड की ये आधे सिस्टर क्रोमेटिड इस साइड पे चले जाते हैं और ये आधे इस साइड पे, मीन अपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल्स की तरफ इन क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है। तो आधे यहाँ पे आते हैं और आधे इस साइड पे, तो इससे इस तरह इसकी मूवमेंट होती है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू, इन स्पेंडल फाइबर्स के थ्रू इनकी मूवमेंट होती है टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। और जब ये अपोजिट पोल्स तक आते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती हैं और इस साइड पे भी एक न्यूक्लियाई, सेल के अंदर, एक फंगल सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स सपोज थ्रेड्स हैं, ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स को आप कह लीजिए, स्पेंडल फाइबर्स को आप कह लीजिए, एज अ कंसिडर कीजिएगा एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह आप इसे कंसिडर कीजिएगा। तो ये दोनों, लेट्स सपोज ये दोनों क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। दोनों में से दो हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, एक धागे की तरफ चली जाएगी, एक सेंट्रियोल की तरफ चली जाएगी। ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे साइड अपोजिट पोल पे चली जाएगी। तो यहाँ पे भी एक सेल प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं, इससे दो न्यूक्लियर मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे एक न्यूक्लियस से, इस एक सेल से अब दो सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन किसके थ्रू इस सिस्टर क्रोमेटिड की मूवमेंट होती है टुवर्ड द साइड्स? इन धागों की थ्रू, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसको हम स्पेंडल फाइबर्स कहते हैं। ग्रीसियोफल्विन की ड्रग क्या करती हैं? ग्रीसियोफल्विन के ड्रग इसी स्टेज पे, मेटापेज के स्टेज पे, जब इन सिस्टर क्रोमेटिड की सेपरेशन होती है, मूवमेंट होती है टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, तो ये जाके क्या करते हैं? ये जाके इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मेटापेज के स्टेज के ऊपर ग्रीसियोफल्विन की ड्रग डिसरप्ट करती हैं। तो क्या होता है इससे? अगर ये डिसरप्ट हो जाएंगे, अगर ये धागे आप काटोगे, जिस धागों के थ्रू इसकी रिट्रैक्शन होती है टुवर्ड द अपोजिट साइड, जिस धागों के थ्रू इसकी मूवमेंट होती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इन क्रोमोसोम की मूवमेंट, इन सिस्टर क्रोमेटिड की मूवमेंट्स जो हैं टुवर्ड द अपोजिट साइड हो सकती हैं? यहाँ पे ये स्टेप भी इनहेबिट हो जाएगी, फिर ये भी नहीं होगी। आप स्पेंडल फाइबर को डिसरप्ट कर रहे हैं, तो इससे जो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई बन रहा था और यहाँ पे एक न्यूक्लियाई बन रहा था, ये दोनों भी अब नहीं बनेंगे। तो इससे जो इसके बाद यहाँ पे फरोइंग होती हैं, दो सेल्स बनते हैं। एक सेल से अब दो सेल्स बन रहे थे, तो वो दो सेल्स अब प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसी तरह 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 इसकी पॉपुलेशन इसी तरह इंक्रीज होती हैं। लेकिन जब आप माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स को, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ग्रीसियोफल्विन के थ्रू इनहेबिट करते हैं, तो इट्स मीन अब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। अब इसकी इन्फेक्शन की जो स्पीड है, जो स्प्रेड है, वो अब नहीं होगी, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड हो रही है। इसकी पॉपुलेशन अब कंटेन हो रही है थ्रू टू अ वेरी फ्यू नंबर्स। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीसियोफल्विन एंटर होती है फंगल सेल को। एंटर होने के बाद ये बाइंड होती हैं किसके साथ? माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स के साथ, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ। अब डिसरप्ट कर, बाइंड होने के साथ साथ फिर उसके साथ अपनी एक्शन भी शो करती हैं, उस पर अटैक भी करती हैं, मीन इसको डिसरप्ट करती हैं, ये वाली पोर्शन। और इस स्टेज, कौन से स्टेज में ये डिसरप्ट करती है माइटोटिक स्पेंडल को? इसी स्टेज में भी माइटोटिक स्पेंडल है, इससे पहले भी स्टेजेस में माइटोटिक स्पेंडल है। अब कौन से स्टेज पे जाके एक्ट करते हैं? मेटापेज स्टेज के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटापेज। तो जब ये डिसरप्ट होती हैं, तो इससे इनहिबिट द सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे एक न्यूक्लियाई बन रही है, यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे एक डॉटर न्यूक्लियाई बन रही है, और इस साइड पे एक डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो इसकी इनहिबिशन हो जाती है, इनकी सेपरेशन नहीं होती टुवर्ड द अपोजिट पोल, क्योंकि आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स को आप काट रहे हैं, मीन आप उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? फंगल माइटोसिस जो है, फंगल माइटोसिस पर नहीं होगी, वो इनहिबिट हो जाएगी।
और इसी तरह फंगल सेल डिवीजन नहीं होगी। इसके अलावा कैटजन की बुक ने एक और प्रोपोज मैकेनिज्म इसके साथ ऐड कर दी है। वो ये है कि ग्रिसियोफल्विन की जो ड्रग हैं ये बाइंड होती हैं केराटीन्स के साथ। ये जब आप बॉडी में इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या करता है, ये खुद को ये वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पे केराटीन मौजूद हो। ये एक केराटिनाइज टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स में एकमुलेटेड हो जाते हैं ग्रिसियोफल्विन के ड्रग, और केराटीन के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। केराटीन के साथ ये बाइंड हो जाते हैं और केराटीन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट फंजाई। अब ग्रिसियोफल्विन को हम किस कंडीशन में देते हैं, डर्मेटोपाइटोसिस के लिए। और हम इसलिए देते हैं कि डर्मेटोपाइट्स की जो ग्रोथ है उसको कंटेन कर सके, उसकी ग्रोथ को कंटेन कर सके, उसकी मल्टीप्लिकेशन को कंटेन कर सके। तो वो डर्मेटोफाइट्स ग्रुप ऑफ फंजाई हैं जो कि स्किन, नेल्स और हेयर्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये किसी और जगह को क्यों इन्फेक्ट नहीं करते डर्मेटोफाइट्स? ये वो ख़ास फंगस की ग्रुप है जो कि केराटीन लविंग है, उसकी एफिनिटी केराटीन के साथ है। वो केराटीन को खाते हैं, केराटीन से नरिशमेंट लेते हैं। जब आप क्या करोगे, केराटीन को प्रोटेक्ट करोगे थ्रू दिस ग्रिसियोफल्विन, तो क्या पॉसिबल है कि वो केराटीन से नरिशमेंट ले, केराटीन को खाए? बिल्कुल नहीं। तो ग्रिसियोफल्विन एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देती हैं केराटिनाइज स्ट्रक्चर और टिश्यूज़ को, तो ये आगे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकते। जो दूसरे हेल्थी टिश्यूज़ हैं, जो हेल्थी केराटिनाइज टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि ग्रिसियोफल्विन केराटीन के साथ बाइंड होता है। और केराटीन के साथ इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि केराटीन के सामने ये दीवार बन जाता है। केराटीन के सामने ये एक बैरियर का काम करता है और इसको बचाती हैं किससे, डर्मेटोफाइट्स के फंजाई स्पीशीज़ से, और फिर वो इसी तरह इसको खा नहीं सकते। तो दोनों तरीक़ों से ये एक्शन शो करती हैं। अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे सेल डिवीज़न ब्लॉक हो रही हैं, सेल डिवीज़न नहीं होती, तो फिर ये किस तरह एक पेशेंट को हम ग्रिसियोफल्विन देते हैं और वो कुछ टाइम के बाद जो है ड्यूरेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, फॉर लॉन्ग टाइम वो ग्रिसियोफल्विन को यूज़ करता है और उसके बाद वो रिकवर हो जाता है। तो इट्स मीन कि फंगल सेल जो है वो किल हो गए हैं, सारे के सारे किल हो गए। तो इसकी किलिंग इफेक्ट किस तरह पर प्रोड्यूस होती है? तो फंजीस्टैटिक एक्शन तो ये शो कर देती हैं, उसकी नंबरिंग को कंटेन करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। फिर उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जल्दी आपके इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर लेगी। तो किलिंग की जो प्रोसेस है, किलिंग की जो मैकेनिज़्म है, किलिंग की जो ये प्रोसीजर है, ये आपके इम्यून सिस्टम पर प्रोड्यूस करती हैं ग्रिसियोफल्विन के हवाले से। तो ये थी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। होप्स मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब मैं साइड पे होता हूँ, तो काइंडली अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और टेक अ स्क्रीनशॉट। अब डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए आपने 4 चीज़ों को याद रखनी है: एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन जिसको हम कहते हैं। तो आपने इन चारों चीज़ों को फार्माकोकाइनेटिक्स में कोशिश करनी है कि आप लिख ले, तो इट विल बी बेटर। ओरली हम इसको टैबलेट के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक सस्पेंशन में भी की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है ग्रिसियोफल्विन की ड्रग। तो इसमें जो ग्रिसियोफल्विन की ड्रग होती है वो अल्ट्रा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, अल्ट्रा क्रिस्टलाइन फॉर्म। जबकि पीडियाट्रिक सस्पेंशन में जो ड्रग अवेलेबल है वो माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इन फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है, इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली भी टैबलेट के फॉर्म में, और पीडियाट्रिक सस्पेंशन के फॉर्म में हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, जिनमें पार्टिकल साइज़ ऑफ ग्रिसियोफल्विन कितनी होती है, माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं और अल्ट्रा क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनकी ड्रग मौजूद इसके अंदर होती हैं। वाटर इनसॉल्युबल है, ग्रिसियोफल्विन की ड्रग वाटर इनसॉल्युबल है। अगर आप जीएटी से ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते इजीली, अगर आप चाहते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो, तो आप फैटी मील बिफोर टेकिंग द ग्रिसियोफल्विन यू शुड टेक अ फैटी मील और अ फैटी ड्रिंक, जिस तरह के मिल्क हो गया। तो इसी से आपकी
एब्जॉर्प्शन जो है ग्रीसियोफल्विन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है फ्रॉम जीएटी, क्योंकि फैट्स के साथ ग्रीसियोफल्विन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती हैं। इसके अलावा इसकी कंसंट्रेशन जब आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये केराटिनाइज टिश्यूज़ के ऊपर जाके केराटिनाइज साइट्स के में जाके ये कम्युलेट होते हैं, वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। और केराटिनाइज साइट्स कौन कौन से हैं? स्किन, हेयर, नेल्स, ये तीनों साइट्स केराटिनाइज साइट्स है, वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन्फेक्शंस भी इन्हीं जगहों पे होते हैं। तो इसी वजह से ये ड्रग बहुत यूज़फुल है कि ये वहाँ पे कम्युलेट होते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेट होते हैं, तो इसी तरह वहाँ पे अपनी एक्शन शो कर सकती हैं उन फंगस के अगेंस्ट। मेटाबोलाइज्ड बाय लेवर, ये लेवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म इसकी होती है और फिर यूरिन के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। अब डिस्कस करते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस को। ग्रीसियोफल्विन की क्लिनिकल यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो लेट मी राइट क्लिनिकल यूजेस, इंडिकेशंस, किन किन कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रीसियोफल्विन की ड्रग को। तो मोस्टली डर्मेटोफाइटोसिस में हम इसको यूज़ करते हैं, और पहले इसको यूज़ किया जाता था डर्मेटोफाइटोसिस में। डर्मेटोफाइटोसिस क्या है? डर्मेटोफाइटोसिस क्यूटेनियस माइकोसिस है जो कि स्किन, हेयर, नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ फंजाई उसको काज करती हैं डर्मेटोफाइटोसिस को, उसको हम डर्मेटोपाइट्स कहते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोपाइटन, ट्राइकोपाइटन, इनकी जेनरास जो हैं इस डर्मेटोपाइट्स ग्रुप ऑफ फंजाई में आती हैं, इसको कंसिडर किया जाता है, उसमें क्लासीफाई होती है। तो वो डर्मेटोपाइट्स जो हैं डर्मेटोपाइटोसिस को काज करती हैं, और डर्मेटोपाइटोसिस के अगेंस्ट ग्रीसियोफल्विन की ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है। ऑल्दो उसकी इनकी ड्यूरेशन बहुत लेंथी होती है, फॉर लॉन्ग टाइम आप ग्रीसियोफल्विन को लेते हैं, तो इसी वजह से आजकल टर्बिनाफाइन और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से भी टर्बिनाफाइन चूँकि लेस टॉक्सिक है, बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन में इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, इफेक्टिव है, तो इसी वजह से हम इसको आजकल इसके अगेंस्ट करंट स्टेटस ऑफ ग्रीसियोफल्विन ये हैं कि इनके अगेंस्ट इनके अल्टरनेटिव हम टर्बिनाफाइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इफेक्टिव है अगेंस्ट व्हाट? डर्मेटोपाइटोसिस। और सेकंड में तो ये ट्रीट कर सकते हैं टिनिपेडिस को, ये आल्सो इफेक्टिव है टिनिक्रूरिस के अगेंस्ट, ये आल्सो इफेक्टिव है टिनिकॉर्पोरिस में। इन तीनों में ये इफेक्टिव है। ऑल्दो ओनिकोमाइकोसिस जो कि नेल की इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शंस है, उनके अगेंस्ट भी ये ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन आजकल इनके अगेंस्ट टर्बिनाफाइन जो है वो हम यूज़ करते हैं। टर्बिनाफाइन हम इनको इसलिए इतनी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन बहुत टाइम लेता है रिकवर होने में, तो इसी वजह से हम टर्बिनाफाइन की तरफ जाते हैं। अब जाके डिस्कस करते हैं इसकी एडीआरस को और कंट्रा इंडिकेशंस को। तो एडीआरस में आप हेडेक होती हैं, रैशेस होती हैं, कन्फ्यूजन होती हैं, फैटीग, वर्टिगो, आप बुक से देख सकते हैं इनको, ब्लड विजन, लेकिन जीआईटी प्रॉब्लम, डायरिया और नाजिया, वॉमिटिंग वो भी हो सकती हैं, लेकिन आपने हेपेटोटॉक्सिसिटी इनके लिए लाजमन इनके एडीआरस में लिखनी है। ये मैन एडीआरस हैं, इनके ब्लड विजन भी इनकी मैन एडीआरस हैं। तो ये जो मैन एडीआरस होते हैं तो आप कोशिश करें कि उनको बुक से याद किया करें। तो वहाँ पे फिर अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो वो काइंडली आप लिखा करें, अपने तरफ से इनमें एडीआरस में इजाफा ना किया करें। कंट्रा इंडिकेशन, तो ये प्रेगनेंसी और पोरपायरिया के पेशेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रा इंडिकेटेड है। पोरपायरिया क्या होता है? पोरपायरिया लिवर की एक डिज़ीज़ है जिसमें लिवर में, बॉडी के अंदर स्पेशली लिवर में पोरपायरिन केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और स्किन्स और नर्वस सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो और पोरपायरिन एक और कंसेप्ट भी है कि जब हीम प्रोडक्शन के में जितने भी स्टेप्स हैं, हीमोग्लोबिन में जो हीम होती है उनकी प्रोडक्शन में जितने भी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में जब एबनॉर्मेलिटी आती है, और मोस्टली ये जेनेटिक होती हैं, जब उन स्टेप्स में एबनॉर्मेलिटी आती है तो पोरपायरिन की कंसंट्रेशन लिवर के अंदर इंक्रीज़ होती हैं, और इसी तरह पोरपायरिया पेशेंट में स्किन और नर्व सिस्टम के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उन पेशेंट में भी
ग्रीसियोफल्विन को हम कंट्रा इंडिकेटेड के तौर पे लेबल करते हैं उन पेशेंट में भी। और इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन भी इनकी है, वारफरीन के साथ, एंटीकोगुलेंट के साथ इनकी ड्रग इंटरेक्शन है। तो किसके साथ है? एंटीकोगुलेंट लाइक वारफरीन। ग्रीसियोफल्विन क्या करता है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम को ये इसकी इंडक्शन करती हैं, उसको इंक्रीज़ करती है उसकी लेवल को, और वो क्या करती है? वो एंटीकोगुलेंट एंजाइम को एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं। जब उसको मेटाबोलाइज करते हैं तो ये इफ़ेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हेयर। आई थिंक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में कवर कर ली हैं। तो होप सो कि वीडियो को पसंद करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।